और चलते हैं। अब उनके चरणों में जो ऐसा सूरज है जो स्व पर प्रकाश कर रहा है, और मानतुंड स्वामी ने कहा कि वह तो सूरज ऐसा है जो गर्म होता है, ये तो बहुत शीतल है। और ऐसे शीतल सूरज के चरणों में आदित्य पूज्य परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में आप भी हाथ जोड़ लें और अपन सब निवेदन करें कि आप तो शंकाओं से परे हैं, लेकिन फिर भी हम सबके अनुग्रहार्थ यह शंका ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकें, इसी भावना से आपके चरणों में की शंका करके हमें अनुग्रहित करें। पूज्य श्री माइक चालू करो, यहाँ से करो, यहाँ से ऑफ है क्या? ओम नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य भावना योग प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज हम एक अपेक्षा चाहते हैं महाराज जी, उम्मीद। कहते हैं कि जब संत से संत मिलते हैं तो समाज में बसंत आ जाता है, और भोपाल में पुनः बसंत आ गया। गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, वो वापस ठंडी में आ गई। बस मैं एक प्रश्न समझ लें या मेरी अपेक्षा समझ लें। कहते हैं कि हाथी के ऊपर ही हाथी का पलान रखा जाता है, चूहे के ऊपर नहीं। चूहे के ऊपर हाथी का पलान रखे तो वो चूहा दब के मर जाएगा। इस भारत की श्रमण संस्कृति में, खासकर दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में, एक आवश्यक अंग जो हजारों वर्षों से छूटा है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी आपके नेतृत्व में और उसका निर्देश अगर करने हमको मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। वो ये है कि हजारों वर्ष पहले आचार्य अरहत बली स्वामी के सन्निधि में वेणु नदी के तट पर भारत के सभी श्रमण उपस्थित हुए थे। ऐसा कोई उपक्रम अगर इस भारत की भूमि में पुनः हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो कम दिखने वाली जैन समाज है, जिसमें दम है, ये जैन समाज एक माला के रूप में पुनः पिरोई जाएगी। क्योंकि ये तो मोती की जिद है बिखरने की, और धागे की जिद है वो जोड़ के रखा है। तो महाराज जी अगर आपका सानिध्य या निर्देश या कुछ मिले जिससे ये भारत के एक मंच पर सभी साधु इकट्ठे हों, ये मेरा प्रश्न। नमोस्तु महाराज ने बहुत उत्तम प्रस्ताव रखा है और ये उनके उत्तम भावना का ही प्रतीक है। यदि ऐसा हो जाए तो मैं भी कहता हूँ इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बस हम भावना भाएं कि ऐसा हो जाए। और भाई ये जो काम है ये मुनियों का नहीं है, ये आचार्यों का है। तो महाराज ये मेरी ज्यूरिडिक्शन का मामला ही नहीं, तो चाह करके भी नहीं कर पाऊंगा। तो बस जैसे आपने भावना प्रकट की ना, मैं भी भावना ही प्रकट कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि केवल भावना प्रकट करने से कुछ होने वाला नहीं है। समाज में जब तक समग्रता का भाव नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग भी अलग अलग खूंटों से बंध कर रह गए, जबकि हम सबको लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है जिन शासन की छाया। जब हम जिन शासन की छाया को पकड़ ले तो समग्रता आएगी, और जब हम समग्रता को खोएंगे तो वही हो रहा होगा जो आज हो रहा है। फिर मैं एक बात जोड़ूंगा, सभी संत एक जगह इकट्ठे हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो मैं नहीं मानता। बल्कि मैं ये कहूँगा इतिहास की दृष्टि से
कि इकट्ठे होने से ही संघ भेद हुआ। आप तो इतिहास को जानते हैं। अरहद बलि के पहले सारा संघ अभिभक्त था। महाराज बड़ा खतरा दिख रहा है। अरहद बलि महाराज के पास जब आए, बोले तुम लोग सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और एक ही संघ में अनेक आचार्य बनाए। उन्होंने देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और मूल संघ के भेद से 4 संघ बनाए, है ना। ये हमारे मूल संघ के भेद कहलाए। और अलग अलग संघ बना करके सबको कहा आप जाओ, तुम लोग अपना अपना धर्म ध्यान करो। तो मुझे लगता एक ही इकट्ठे होने का प्रमाण है। ऐतिहासिक प्रमाण केवल एक ही दिखता है कि आपके जाकर के महिमा नगरी में आचार्य अरहद बलि के काल में एक सम्मेलन हुआ, तो वो सम्मेलन में संघ बट गया। तो कहीं वही दोहरा जाए तो माथा फोड़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं, बात बिल्कुल आशावादी तो यही कहेंगे कि शायद एक हो जाए, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं संघ एक जगह इकट्ठे हो या न हो, संघों के विचार इकट्ठे हो जाए तो सारा काम हो जाए। जरूरत उसकी है। कुछ विषयों में हम सबके विचार एक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, दल दल में परिवर्तित हो जाएंगे। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, साधु समाज को भी संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मन था महाराज जी कि जो नीचे वालों के मनभेद हो चुके हैं, वो हो सकता है उस सम्मेलन से मनभेद समाप्त हो जाए और हम फिर से पुनः आनंद की लहर में। महाराज मैं कह रहा हूँ महासम्मेलन तो महान आदमियों पर छोड़ दो, अपन लघु सम्मेलन का ही आनंद लो। सब संदेश मिलता है, उसी में आनंद है और इसी में रस है। बाकी झमेले में पढ़ने में कोई सहार नहीं है। बाकी बातें हैं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जब वाचना करते थे तो उनका एक जुमला था, बाकी सब तो बातें हैं। बाकी सब तो बातें हैं, बातें बातें हैं, वस्तुतः वही बातें सार्थक है जो व्यवहार में उतर जाए। हम लोग छोटे छोटे लोग भी मिले तो मैं मानता हूँ छोटी छोटी नदियाँ ही महासागर का रूप लेती है। शुरुआत तो करें। आपस में संवाद और स्नेह अगर बनने लगे तो चीजें व्यवस्थित होगी। आप और पूछ सकते हैं। एक अच्छे वक्ता को और एक अच्छे साधक को और एक अच्छे लेखक को, तीनों के लिए एक कोई ऐसे विशेष सूत्र जो इन तीनों के लिए एक सूत्र जो काम आ जाए, क्योंकि वक्ता, लेखक और साधक, इन तीनों के लिए कोई एक आपका ऐसा सूत्र जो उनके व्यक्तित्व को दिनोत्तर दिन वृद्धि दे। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। वक्ता, लेखक और साधक, तीनों को आगे बढ़ाने के लिए कोई सूत्र चाहते हैं। मैं कोई सूत्र नहीं देता, जो अनुभव मैंने किया है और जिसके बल पर मैं जीता रहा हूँ वो आप सबको बताना चाहूँगा। चाहे वक्ता हो, चाहे लेखक हो, चाहे साधक हो, सबसे पहला उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक साधक हूँ, प्रभावक नहीं। जो कार्य भी करे स्वांतः सुखाय करे। स्वांतः सुखाय करेंगे तो हमारा प्रवचन भी हमारी साधना का हिस्सा होगा और हमारा लेखन भी हमारी साधना बन जाएगी। हमें अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं मानता कि साधक होने का मतलब माला लेकर बैठना ही है। दीवार की तरफ मुंह करके बैठने वाला ही साधक है। मेरी दृष्टि में सच्चा साधक वो है
जो हर स्थिति में प्रसन्न रह करके जीने का आदी और अभ्यासी है। चाहे वो प्रवचन कर रहा हो तो भी साधना कर रहा है, और लेखन कर रहा है तो साधना कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है तो भी साधना कर रहा है, वो साधक। तो हम कुछ भी करें, मैं अपने आप को एक साधक के रूप में पहले देखता हूं, और फिर मैं रोज ये सोचता हूं कि आज मुझे परमेष्ठी का ये रूप मिला और लोग मुझे एक साधक के रूप में पूजते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। लोग मुझे जिस रूप में पूजते हैं वैसा मैं हूं या नहीं, मैं अपने अंतर में उतर करके रोज देखता हूं, और हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे भीतर जो मूर्ति मेरे गुरु ने गढ़ी है वो अभंग बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे। इससे कर्तृत्व का अहंकार नहीं आता, निश्चिंतता रहती। अब रहा सवाल एक वक्ता को, तो वक्ता को 4 गुणों से मंडित होना चाहिए। पहला, अध्ययनशील होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास मनीषा होनी चाहिए, खुद का चिंतन होना चाहिए। तीसरी बात, उसके वाणी में मिठास होना चाहिए। और चौथी बात, उसकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। अध्ययनशीलता से हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं होती, और अपनी खुद की मनीषा और मेधा से हम उसे और परिष्कृत करते हैं। अध्ययनशील वक्ता बहुत मिल जाते हैं, पर मनीषी विद्वान बहुत कम मिलते हैं। अध्ययनशील वक्ता केवल पढ़कर के बोलता है, और मनीषी वक्ता का अनुभव बोलता है। अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है, अनुभव से अर्जित ज्ञान उससे कई गुना ऊंचा होता है। अनुभव धीरे धीरे आता है, और इसके लिए व्यक्ति को जिज्ञासु बने रहना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति से भी बातचीत करे तो उसकी अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा। प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। एक अच्छे वक्ता को आलोचनात्मक बातों से बचना चाहिए। विवादास्पद मुद्दे को बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। आलोचना की उम्र नहीं होती, और विवाद का कोई सुपरिणाम नहीं होता। इनसे एक तरफ हो जाओ, और कोशिश करनी चाहिए अपने आवेग और संवेग को यथासंभव नियंत्रित करने की। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें धीरे धीरे अनुभव से आती है, नहीं तो आप ही मेरे पुराने वीडियो निकाल के मुझे ट्रोल करने लगो कि महाराज आप बोल रहे आप क्या करें। कभी मुझे लोग ठाकुर साहब कहते थे, और भोपाल के लोग भी इस विषय से परिचित हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें मैं इतना अनुभव करता हूँ, आज बोल सकता हूँ कि काले बाल और सफ़ेद बाल में बहुत अंतर होते हैं। महाराज अभी आप काले बाल वाले हो, हम लोग सफ़ेद बाल वाले हैं, इसलिए बहुत अंतर होता है। ये धीरे धीरे अनुभव से ज्ञान पकता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेखन का जहाँ तक सवाल है, अगर व्यक्ति चिंतन और मौलिकता को ध्यान में रख करके लिखे तो उसके द्वारा जो कुछ भी लेखन होता है वो बहुत ही रचनात्मक होता है, और वह उसकी सजन धर्मिता को विकसित करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम साधक वृत्ति को आत्मसात करें तो सहज भाव से गठित होगी।